उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ी निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने से वंचित रह गई है। हालांकि कांग्रेस अपने मत प्रतिशत में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज करने में कामयाब रही है, लेकिन वो बीजेपी के खेमे में सेंध नहीं लगा पाई है। आज हम यहां पर कांग्रेस की हार के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण क्या रहे। कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी से लेकर तमाम ऐसे कारणों का हमने पता लगाने की कोशिश की है जो चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ गए और बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। अपनी बात पर, अपने विश्लेषण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी है या कोई और कारण है जिसने कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से डुबा दी है? कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, लेकिन धड़ों में तो बीजेपी भी बटी हुई थी, तो बीजेपी कैसे जीत गई? बीजेपी के भीतर का अनुशासन केंद्र के स्तर से तय होता है, जबकि कांग्रेस के भीतर अनुशासन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, या कहें कि अनुशासनहीनता कई जगह खुद बड़े से बड़े नेता करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा गुट हरीश रावत का है, जिनको कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल साहब का पूरा साथ मिलता है, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का पूरा साथ मिलता है, यशपाल आर्य का साथ भी कभी कभी मिलता है, लेकिन यशपाल आर्य का साथ प्रीतम सिंह को भी मिलता रह सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा गुट प्रीतम सिंह का माना जा सकता है। प्रीतम सिंह के गुट में कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत भी हैं। गणेश गोदियाल का फिलहाल कोई बड़ा गुट दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गणेश गोदियाल हरीश रावत के ज्यादा नजदीक माने जाते थे, लेकिन प्रीतम सिंह से भी वो कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं रखते थे। ऐसा कह सकते हैं कि गणेश गोदियाल दोनों गुटों में एडजस्ट हो सकते थे, उनका तीसरा धड़ा शायद नहीं बना था। इस गुटबाजी का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो टिकट बंटवारे पर हुआ है। अब कई लोग दबी जुबान में यह कहने लगे हैं कि टिकट बंटवारे में जिस तरीके से पैसे का खेल हुआ उसने भी कांग्रेस की नैया डुबाई है। कांग्रेस के भीतर इस तरीके के दबी जुबान में आरोप लगने शुरू हुए हैं कि कांग्रेस ने टिकटों को बेचने की परंपरा नहीं छोड़ी है, इस कारण अच्छे प्रत्याशियों को अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया गया और जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदे उनको टिकट मिल गया, और उसके बाद जनता ने ऐसे नेताओं को नकार दिया क्योंकि जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर थी। तो एक बड़ा कारण यह है कि टिकटों का बंटवारा बेहतर तरीके से नहीं हुआ, और टिकटों के बंटवारे में जो राजनीति हुई, जो गड़बड़ झाला हुआ, वो हम सब ने देखा। रामनगर से लेकर सल्ट तक, लाल कुआं से लेकर तमाम दूसरी जगहों तक टिकट बंटवारे का खेल होता रहा, सीटें बदलने का खेल होता रहा। वो कारण तो हम सबके सामने है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण था जिस पर अभी तक ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। आमतौर पर माना जाता है कि इलेक्शन की जो पिच है वो भारतीय जनता पार्टी सेट करती है। उस पिच का एक मजबूत कोना होता है ध्रुवीकरण। अगर ध्रुवीकरण बहुत मजबूत तरीके से हो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। ध्रुवीकरण चुनाव के आखिर समय तक करने की कोशिश बीजेपी करती रही, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक बयान आ गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस बयान ने ऐसी तबाही कांग्रेस के खेमे में मचाई कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के एक बड़े नेता पर लग रहे हैं कि उनके इशारे पर ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान दिया गया था ताकि एक कांग्रेस के नेता को हराया जा सके। इस खबर पर
कई लोगों के मन को टटोलने की हमने कोशिश की थी, जवाब कुछ कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आया था। लेकिन जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया तो उसके बाद बीजेपी के हाथ में उसकी मन मांगी मुराद लग गई और बीजेपी ने इसको बड़े मंचों से प्रचारित प्रसारित करना शुरू कर दिया था। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से भरी जनसभाओं में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, कांग्रेस पर आरोप लगाए तो ध्रुवीकरण होना बहुत सामान्य बात है। प्रधानमंत्री बड़े मंच से जब कहें तो यह बड़ी बात कांग्रेस के खिलाफ चली जाती है। कांग्रेस ने लाख सफाई दी कि उसने ना अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है और ना उसकी ऐसी कोई मंशा है, लेकिन बीजेपी इस बयान को भुनाने में या इस बयान के बाद की राजनीति को प्रभावित करने में कामयाब रही और कांग्रेस कहीं ना कहीं धराशायी हो गई। इतना सब तो हो ही रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बीच में आपसी तालमेल आखिर तक नहीं दिखाई दिया। ना ही वो मीडिया में अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखने की कोशिश कर पाए और ना ही उनको कई स्थानों पर तवज्जो मिली जैसी कि मिलनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग धड़ों में पार्टी बटी हुई नजर आएगी तो उनका नेतृत्व भी बिखरा हुआ ही नजर आएगा। जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जाता है तो संगठन की ताकत दिखाई देती है, लेकिन अलग अलग चलने की जब कोशिश होती है तो कहीं ना कहीं शक्ति बट जाती है। अब तमाम जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस खेमे के जो लोग हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस यहां से कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जवाब खुद कांग्रेस के अगर बड़े नेता दें तो शायद तस्वीर साफ हो जाए। फिलहाल कांग्रेस का एक धड़ा यह मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति थोड़ी सी स्वच्छ होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि हरीश रावत का खेमा अब उतना मजबूत नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस की कमान प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल के इर्द गिर्द घूमे। इसमें अब यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत कितना बड़ा योगदान देंगे, यह देखने वाली बात है। वैसे परिणाम से पहले और परिणाम के बाद हरक सिंह रावत के कई बयान मीडिया में आने लगे हैं, जब वो स्पष्ट करने लगे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा था, बल्कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी क्या कांग्रेस को बाय बाय कहेंगे या कुछ और सोचेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि अब हार के कारणों पर मंथन के बाद कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ती है, कौन सा वो गुट होता है जो वास्तव में कांग्रेस को शक्तिपुंज के रूप में आगे बढ़ाता है, बीजेपी का मुकाबला करता है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि शक्ति अब किसके हाथ में होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो तय लगभग है ही, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, इस पर भी बड़ा झगड़ा कांग्रेस के भीतर होने वाला है। साथियों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।